नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, भारत जैसे इतने विशाल और विविधता से भरे देश को एक साथ आखिर कैसे जोड़ा जाता है? इसका जवाब किसी जादू से कम नहीं है, और वो है परिवहन, संचार और व्यापार का एक बेहद जटिल लेकिन मजबूत जाल। आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं लाइफलाइंस या जीवन रेखाओं की गहराई में उतरेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बिना रुके एक शानदार लय में चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे ढांचे को समझने के लिए आज हम चार मुख्य स्तंभों पर नजर डालेंगे। पहला, भारत की सड़कें और रेलवे। दूसरा, वायु, जल और पाइपलाइन मार्ग। तीसरा, देश का संचार नेटवर्क। और आखिर में इन सब का अर्थव्यवस्था और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। अब इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, आइए तीन बुनियादी बातों को फटाफट क्लियर कर लेते हैं। परिवहन यानी लोगों या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। और व्यापार यानी उत्पादों का लेन देन। ये तीनों ही चीजें सच मानिए किसी भी देश के विकास की सबसे मजबूत नींव होती हैं। तो चलिए अपने पहले महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, भारत की सड़कें और रेलवे। ये वो भौतिक रास्ते हैं जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से सीधे तौर पर जोड़ते हैं। अगर हम इस कनेक्टिविटी के इतिहास पर नजर डालें तो ये देखना वाकई दिलचस्प है कि महज एक सदी के भीतर देश ने कितने बड़े बदलावों को अपनाया। 1853 में पहली ट्रेन चलने से लेकर 1854 में डाक विभाग की स्थापना, फिर 1911 में पहली उड़ान और अंततः 1953 में वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण। ये टाइमलाइन अपने आप में एक गवाह है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। अब सड़कों की बात करें तो 2006 तक ही हमारा सड़क नेटवर्क 33 लाख किलोमीटर के हैरान कर देने वाले आंकड़े को छू चुका था। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस पूरे सिस्टम का 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है। जी हां, 80%। इसका मतलब है कि देश की असली कनेक्टिविटी की धड़कन हमारे सुदूर गांवों में बसती है। और जब सड़कों का जिक्र हो ही रहा है तो ग्रांड ट्रंक रोड को कैसे भूल सकते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया ये भारत का सबसे पुराना मार्ग है जो सीधे कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे जो आज के आधुनिक हाईवे हैं ना, वो अक्सर उन्हीं ऐतिहासिक रास्तों की नींव पर बने हैं जो सदियों से प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को जोड़ते आए हैं। अब जरा इस नंबर 34 पर गौर कीजिए। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? दरअसल ये भारत में पहली ट्रेन यात्रा की सटीक किलोमीटर दूरी है। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर के लिए चली थी, और बस वहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हो गई। आज तो हमारा रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में गिना जाता है। इतने विशाल सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए प्रशासन ने इसे 16 अलग-अलग भौगोलिक जोनों में बांट दिया है। हर जोन का अपना एक रणनीतिक मुख्यालय है। जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में। बिल्कुल एक बड़ी मशीन के अलग-अलग पुर्जों की तरह। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं होता। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है 1999 में शुरू की गई जीवन रेखा एक्सप्रेस। ये दुनिया की पहली चलती फिरती अस्पताल ट्रेन है ना कमाल की बात? ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे रेलवे का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में सीधे मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। जमीनी परिवहन को अच्छे से समझने के बाद आइए इस विश्लेषण के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, वायु, जल और पाइपलाइंस। आसमान की बात करें तो ये जानना बहुत ही अद्भुत लगता है कि आज का जो इतना विशाल एविएशन सेक्टर हम देखते हैं, उसकी शुरुआत 1911 में महज 10 किलोमीटर की एक छोटी सी उड़ान से हुई थी। जी हां, सिर्फ 10 किलोमीटर। ये उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच थी, जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीयकृत वायु परिवहन की नींव रखी। हवा से थोड़ा नीचे उतरकर पानी की ओर आएं तो भारत आंतरिक जलमार्गों के एक बड़े नेटवर्क पर काफी निर्भर करता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ये गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक पूरे 1620 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देश का 90% व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के 12 प्रमुख बंदरगाह विश्व व्यापार का एक बहुत ही बड़ा और अहम बोझ अपने मजबूत कंधों पर उठाते हैं। परिवहन का एक और बेहद अहम लेकिन अक्सर छुपा हुआ हिस्सा है पाइपलाइंस। 1730 किलोमीटर लंबी एचवीजे पाइपलाइन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो गुजरात से उत्तर प्रदेश तक प्राकृतिक गैस पहुंचाती है।
सच कहें तो पाइपलाइंस एक शांत और लगभग अदृश्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ाए बिना ही ऊर्जा संसाधनों को पूरी सुरक्षा के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा देती हैं। खैर, वस्तुओं के भौतिक परिवहन पर तो हमने काफी चर्चा कर ली। अब वक्त है उन अदृश्य धागों की ओर मुड़ने का जो पूरे समाज को एक साथ पिरोते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है भारत का संचार नेटवर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डाक प्रणाली के पीछे का भौगोलिक तर्क कितना सटीक है? देखिए, कैसे केवल 6 अंकों का एक साधारण सा पिन कोड इस विशाल उपमहाद्वीप को छांटते हुए एक क्षेत्रीय जोन से शुरू होकर सीधे आपके मोहल्ले के डाकघर तक पहुंच जाता है। यह सिस्टम वाकई किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। और संचार का मतलब सिर्फ डाक तक ही तो सीमित नहीं रहा, है ना? मास मीडिया का इतिहास देखें तो 1923 में एक छोटे से रेडियो प्रसारण से शुरुआत हुई। फिर 1959 में टेलीविज़न आया और 1982 के एशियाई खेलों के दौरान देशव्यापी रंगीन टीवी प्रसारण शुरू हो गया। इस तेज विकास ने हमारे सूचना ग्रहण करने के तरीके में सचमुच एक बड़ी क्रांति ला दी। चलिए, अब हम इस पूरी पहेली के अंतिम और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, व्यापार और अर्थव्यवस्था। यही वो जगह है जहां परिवहन और संचार दोनों मिलकर उस सबसे बड़े इंजन को चलाते हैं। व्यापार की बुनियादी समझ के लिए आयात और निर्यात के बीच के फर्क को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो दूसरे देशों से सामान खरीदना आयात है, जबकि अपने ही देश में बनी वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचना निर्यात कहलाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था हमेशा एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस यानी अनुकूल व्यापार संतुलन हासिल करने की कोशिश करती है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि देश से बाहर जाने वाले सामानों की कीमत देश में आने वाले सामानों की लागत से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल घर के बजट की तरह। अब अगर हम निर्यात के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों और कांडला जैसे प्रमुख बंदरगाहों के जरिए हम पूरी दुनिया में बहुत कुछ भेजते हैं। इंजीनियरिंग के भारी सामान से लेकर पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण और यहां तक कि कृषि उत्पाद भी। हमारा एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो बहुत ही विविध और मजबूत है। स्रोत सामग्री से लिया गया ये कथन इस पूरे विषय का एकदम सही सार प्रस्तुत करता है। परिवहन और संचार किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आधारभूत ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्पष्ट करती है कि इन आपस में जुड़े हुए नेटवर्क्स को समझना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि भाई इन्हीं के बल पर तो हमारा आधुनिक समाज काम करता है। जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक अहम सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, भौतिक परिवहन, डिजिटल संचार या आर्थिक व्यापार, इन जीवन रेखाओं में से कौन सी ऐसी है जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे अदृश्य लेकिन सबसे अहम भूमिका निभाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर है, जो बैकग्राउंड में बिना रुके काम कर रही हैं। इस जानकारी भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।